नमस्कार, मैं हूं शाजी थॉमस और आप देख रहे हैं हमारा खास हेडलाइंस। आज की सुर्खियां। प्रदेश में बिक रही आयुर्वेदिक दवाओं में सीमेंट जैसे गहरे रंग की मिलावट, झोला छाप डॉक्टर्स के पास बड़े स्टॉक। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है, सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी, अब जमीन घोटाले के नाम से केस दर्ज होगा। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा है। कंगना बोली 3 कृषि कानून लागू हों, सभी राज्यों ने नहीं किया है विरोध। ये पूर्व की बातें कह रही है। रिहायशी इलाकों में फटाके, गोदाम में आगजनी से धमाके, 1.5 करोड़ रुपए के पटाखे चले। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी घटी, मध्य प्रदेश में 1% से भी कम बेरोजगार। मानसून का नया पैटर्न, यूपी बिहार में कम, राजस्थान और गुजरात में खूब वर्षा। एनआरआई कोटा का बिजनेस बंद हो, यह धोखाधड़ी है। एक दूसरी अखबार की सुर्खियों में एमएमआई कांड की जांच रिपोर्ट सौंपी, रेड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस के साथ अस्पताल भी जिम्मेदार है। स्वास्थ्य विभाग की जो जांच कमेटी टीम है, इसको रिपोर्ट को दावा किया है। भाजपा नेता की बेटे की दबंगाई, दोस्तों के साथ वार्ड बॉय और पुलिसकर्मी को भी पीटा। बुझ गया घर का आखिरी चिराग, पहले बेटी और अब बेटा चला गया, गांव में एक साथ निकली 4 की अर्थी। गोदाम में आग लगने की खबर इस अखबार ने भी प्रमुखता से छापा है। चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद जी। तनवीर अहमद जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तनवीर अहमद जी पिछले कई वर्षों से कोयलांचल क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। तनवीर जी बताइए, एमएमआई कांड की जांच रिपोर्ट सौंपी, रेड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस के साथ अस्पताल भी जिम्मेदार, ये रायपुर की बातें हैं। देखिए, अभी तो जो हॉस्पिटल्स हैं ये एक उद्योग बन गया है। जी जी। और इनका मरीजों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। मैं अभी देख रहा था समाचार कि 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर इन्होंने 10 लाख रुपए लिए मरीज से जी। और 10 लाख रुपए लेने के बाद स्वाइन फ्लू बताया गया और उसके बाद अचानक उन्हें कहा गया कि आपको हैदराबाद रेफ़र किया जाएगा। हैदराबाद के लिए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की गई और एयरक्राफ्ट से जब वो जा रहे थे तो प्लेन में ही उनकी मौत हो गई। इतना बड़ा और इतना गंभीर मामला है। उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि मेरी माँ के मौत का जिम्मेदार एमएमआई हॉस्पिटल, उसका प्रबंधन है। ये एक पहली घटना नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ने आरोप लगाया है और ये मामला उजागर हो गया, इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा घटना हो गया। ये ऐसी घटनाएं सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में एक उद्योग की तरह फैली हुई है और आम आदमी, आम जनमानस इतना ज़्यादा इससे दुखी है, परेशान है कि हर आदमी पैसे जोड़ जोड़ के रखता है कि वो सोचता है कि जब ज़रूरत होगा तो हम इलाज कराएंगे, और इलाज के नाम पर जब लूट का शिकार होता है वो, तो उसकी जमा पूंजी तो ख़त्म होती है, मरीज भी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसके ऊपर तो 5 सदस्यीय दल की जो स्वास्थ्य मंत्री ने कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसे अगर दोषी पाए जाते हैं ऐसे संस्थान, तो इनके ऊपर बिल्कुल कड़ाई से अमल होना चाहिए और इनको हमेशा के लिए बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। जी जी जी। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है, एयर एम्बुलेंस जो है, घूम फिर कर वहीं उसी एयरपोर्ट पे आकर लैंड कर गई। तो अब ये तो बता रहे हैं ना कि एयर एम्बुलेंस भी इन हॉस्पिटलों का ही होता है। जी जी। और ये लोग सब मिली भगत है इनका और दूसरे हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। सब मिलकर लूट खसोट मचाए हुए हैं, लूट चल रहा है पूरे देश के अंदर। जी जी। एक दूसरी खबर है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी घटी और मध्य प्रदेश में 1% से भी कम बेरोजगार। इस दावे को आप कितना देखिए, क्या है, चुनाव का समय है जी, और चुनाव के समय में जो रूलिंग पार्टियां होती हैं वो आजकल सर्वे कंपनियां भी सब व्यावसायिक हो गई। जी जी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर्वे अगर हो रहा है तो वो सर्वे बिल्कुल ऑथेंटिक हो। हर आदमी अपने हिसाब से सर्वे करा लेता है। अगर मैं भी देख रहा था यूट्यूब में जो हरियाणा चुनाव के अंदर जो वहाँ के मतदाताओं की बात, अजीत अंजुम जी की रिपोर्ट देख रहा था और दूसरे लोगों की रिपोर्ट देख रहा था, तो वहाँ जो लोग परेशान हैं वो इस बार कांग्रेस के साथ हैं और उनका ये आरोप है कि इस प्रदेश की पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो वो युवाओं का किया है। जी जी। वहाँ बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा बढ़ गया है
और अग्निवीर योजना को लाकर इन्होंने और बेरोजगारी बढ़ाया है। इस बात को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर आक्रोश है, जो मुझे लगता है कि रिजल्ट में दिखेगा। और ये दावे बिल्कुल बेमानी हैं और मुझे शंका और संदेह है इस बात पे। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है बेरोजगारी को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी की स्थिति में जो सुधार होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। जी जी। मगर ये बाकी प्रदेशों से स्थिति अच्छी है। यहाँ जो उद्योग हैं उसमें जो निजी संस्थान हैं उनमें जो बेरोजगार लड़के काम कर रहे हैं वो उससे बेरोजगारी दर कम हुआ है। मगर सरकारी आंकड़ों में अगर आप बात करेंगे तो सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी दर आज भी लंबित है। बहुत सारे पद खाली हैं जिनको भरना और बेरोजगारों को नौकरी देना अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं में सीमेंट जैसे गहरे रंग का मिलावट, झोला छाप डॉक्टर्स के पास बड़े स्टॉक। ये जो आयुर्वेदिक दवाएं होती है, बताया जा रहा है इसमें जो है एलोपैथिक दवाइयों का पीस कर पुड़िया बना कर दे दिया जा रहा है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये इस प्रदेश की इतनी विकराल समस्या है कि इससे अगर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वो सबसे निचले तबके का व्यक्ति होता है, जो गरीब होता है। वो इन झोला छाप डॉक्टरों के झांसे में फंसा हुआ है। गांव के अंदर मुझे लगता है कि लगभग हर गांव के अंदर झोला छाप डॉक्टर्स हैं जिनके पास ना डिग्री है ना कोई इनके पास अनुभव है। ये तो बस किसी तरीके से कुछ दवाओं का नाम जान जाते हैं और पुड़िया में दवाओं को, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही कहा आपने कि अंग्रेजी दवाओं को पीस के डाल के और वो खिला रहे हैं। और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये जो दवा एक ही दवा, अगर पैरासीटामोल की बात हम करें तो वो उनके पास ऐसी दवा है कि सारे मर्ज की वो एक ही दवा है। एक ही दवा है। तो इस तरीके से वो जो नुकसान हो रहा है मरीजों को, जहर दिया जा रहा है और लूट भी की जा रही है। जी जी। मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे अभी एलोपैथिक दवाएं हैं, एलोपैथिक दवाओं में भी पैरासीटामोल की अगर बात करें या दूसरे दवाइयों की बात करें तो जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो जो कंपनियां हैं, जो लोकल कंपनियां हैं वो बनाती हैं, जो 10 रुपये में 100 टैबलेट दे देती हैं वो। जी जी। और स्टैंडर्ड कंपनी का वही दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो घटिया कंपनी के दवाओं को वो पीस के मिला के और जहर दे रहे हैं जिससे कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। और इसकी जांच होनी चाहिए, झोला छाप डॉक्टरों के पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये जो होमियो की दवाइयों में भी देखा गया है कि उसमें सिर्फ डिब्बे रहते हैं। जैसे अपन किसी इलाज के लिए जाते हैं तो होमियो की दवाइयों में डिब्बे, उसमें कोई लेबल नहीं रहता, उसमें कोई नाम नहीं लिखा रहता है, ना उसका एक्सपायरी दिखा रहता है। जो डब्बे अपने को डॉक्टर्स देते हैं उस पर क्या वो भी आपका कहना सही है। ये तो हम लोगों को इससे ज़्यादा अनुभव होता नहीं और इसी का लाभ उठाते हैं ये। जी जी। ये दवा जो दे रहे हैं, ये दवा क्या दवा है, कोई लेबल नहीं है, कोई गवर्नमेंट से मैं तो एक नियम बनना चाहिए कि जो भी दवाएं मार्केट में आए वो प्रमाणिक हों और किसी मेडिकल संस्थान से, जो सरकारी संस्थान हो, उससे प्रमाणित होने के बाद ही उन्हें वितरित किया जाए। और अगर नहीं दी जाती, इस तरीके से कोई अपने मनमानी करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। क्या उस पर भी लेबल लगना चाहिए? एक जो लेबल ही नहीं लगना चाहिए, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि अगर एक कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी कोई कमेटी हो या कोई सरकारी संस्थान हो जिसको अधिकृत किया जाए, उसका प्रमाण का कोई ऐसा चीज़ हो जिसमें लगे कि प्रमाणित दवाई हैं ये। जी जी। एक खबर है यूपी से है। यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रोक लगा दी थी यूपी के फैसले पर कि दुकानदारों जो वहाँ के रेस्तरां, मतलब रेस्टोरेंट चलाने वाले, होटल चलाने वाले अपने नाम प्रदर्शित करें, नेम प्लेट पर लगाएं। तो उसी को लेकर है यूपी से फिर एक खबर आई है। यूपी रेस्तरां और होटलों के कर्मचारियों के नाम लिखने व किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। वहाँ के जो वेटर होंगे, वहाँ के जो मैनेजर होंगे, उनका नाम प्रकाशित करना होगा। ये अब पूरे यूपी में लागू कर दिया। पहले तो जहाँ पर से कांवड़ यात्रा या गुजरती थी वहाँ पर था ये। क्या विचार है इसमें आपका? देखिए, ये तो योगी सरकार जो है का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत इस सारी कार्रवाइयाँ हैं। दिखता तो यह है कानून के दायरे में हम कर रहे हैं, मगर इसके पीछे मंशा जो सरकार, जिनका अपना जो आरएसएस का या बीजेपी का जो एजेंडा है वो इसमें प्रदर्शित होता है। आप क्या बताना चाहते हैं? इस देश के अंदर खाने पीने की आज़ादी ख़त्म होनी चाहिए। इस देश के अंदर लोगों को काम की आज़ादी ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जैसे किसी खाद्य पदार्थ में किसी ने कोई थूक दिया या कुछ वीडियो वायरल हुआ है। हाँ। तो आप अगर ऐसा तो सामान्य रूप से नहीं होता, और अगर ऐसा होता है उसकी जांच होनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का नाम लिखना, किसी की पहचान बताना, ये तो कतई उचित नहीं है। हाँ, सीसीटीवी अगर किचन में लगाया जा रहा है, ये नियम बनता है तो अच्छी बात है।
किचन में लगे ताकि पता चले कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मगर ये नाम और पहचान की जो बात है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ और ये जनमानस के पक्ष में भी नहीं है। ये समाज के अंदर विद्वेष फैलाएगा। जो वेटर है, शेफ़ है, इनका नाम और उनका मैनेजर का नाम प्रकाशित करना होगा, तो नियम में, कानून में आ चुका है, मतलब कानून में लाने वाले हैं। देखिए, नियम आपके पास सरकार है, आपके पास बहुमत है, आपको जो कानून बनाना हो बना दीजिए। मेरा ये कहना है कि आप अगर शेफ़ का नाम क्यों चाहिए आपको? अगर आपको जो खाना में जो क्या कंटेंट है, क्या खाना मिल रहा है आपको, वो आवश्यक है, या खाना को बनाने वाला आदमी का नाम आवश्यक है? जी जी। खाना आप या जो भी खाद्य पदार्थ आपको दिया जा रहा है, आपका जो होटल की मेनू है, उस मेनू के अंदर आप चूज़ करना आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है। जी जी। और जो होटल का मालिक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ जो कर्मचारी रखे या शेफ रखे, जो नौकर रखे, वो ऑथेंटिक हो, सही हो, और वो कौन हो ये आवश्यक नहीं बताना। जी जी। ये बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि अगर आप नाम लिखना शुरू करेंगे तो अगर कोई ऐसा समाज है जिस समाज को का नाम अगर आगे लाने से हो सकता है उसको नौकरी चली जाए। जी जी। उसको नौकरी ना मिले। कोई अगर फॉरवर्ड क्लास का आदमी है, लोअर क्लास का आदमी के ना हाथ से खाना पसंद नहीं करेगा, वो बोलेगा भैया मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, तो ये हालात फिर एक नया विवाद पैदा करने जा रही होगी सरकार। ऊंच नीच का भी, ऊंच नीच का एक भेदभावपूर्ण ये निर्णय है, और भेदभाव का हमारे संविधान में कहीं जगह नहीं है। जी जी। ये पटाखों गोदाम में आग लगी, 3 घंटे पटाखों की आवाज़ दहलता रहा। रिहायशी इलाकों में इस तरह के पटाखे जो परमिशन दिए जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर घटना है ये, और अगर ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो बहुत बड़ी जनमानस की हानि हो सकती है। अभी मैंने देखा कि अभी पटाखे का सीजन आ रहा है दीपावली में, तो जितने व्यापारी हैं वो जो रिहायशी इलाके हैं, जो बिल्कुल घनी आबादियां हैं, उनके अंदर पटाखों का स्टॉक करके और सेल करते हैं। जी जी जी। आप इसको कभी, और ये सारी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सब कुछ ये पुलिस प्रशासन की जानकारी में होता है, जिला प्रशासन की जानकारी में होता है। जी जी। उनकी जानकारी के बावजूद अगर पटाखे बिक रहे हैं, का स्टॉक भी किया जा रहा है, और अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन होना चाहिए। जी जी। भाई, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई विस्फोटक चीज़ें हैं जिस जनमानस को नुकसान हो सकता है, तो उसको रिहायशी इलाके से दूर गोदाम बनना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो भी पटाखे बेच रहे हैं स्टॉक करके प्रशासन की मिलीभगत से। इसकी जांच होनी चाहिए, उसमें सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो कार्रवाई किया जा रहा है वो भी दिखावे की है, ऐसा कहेंगे आप क्या? नहीं, कार्रवाई तो खाना पूर्ति होती है, खाना पूर्ति के लिए। अभी आप देखेंगे कि जो पटाखे हैं वो बहुत से ऐसे पटाखे हैं जो प्रतिबंधित हैं। जी जी। वो पटाखे भी बिक रहे हैं, तो क्या प्रशासन को पता नहीं है कि ये पटाखे प्रतिबंधित हैं और बिक रहे हैं? तो अगर बिक रहे हैं तो सवाल उठता है कि फिर उनके कहीं ना कहीं सवाल, ये एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत है इसमें। जी जी। एक नई योजना चालू किया है PM श्री, मतलब स्कूल खोले जाएंगे 78 स्कूलों की, और परमिशन जो है स्टेट को मिला है, छत्तीसगढ़ को। पहले भी कई स्कूल यहाँ संचालित है, DAV स्कूल हो गया और भी कई स्कूल योजना के तहत। तो उसके बाद अपना कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भी आत्मानंद चालू किया है। देखिए, स्कूल तो खुलने चाहिए जी, उसके मैं पक्ष में हूँ कि स्कूल खुलना चाहिए, मगर सिर्फ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। स्कूल अगर आपके पास है, जो स्कूलें हैं, चाहे आत्मानंद इतना बढ़िया स्कूल था, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जिस परिकल्पना को लेकर इस स्कूल को चालू किया था, उस स्कूल के बच्चे आज आप जाके देखिए फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। दुनिया की जो बढ़िया पढ़ाई है और जो उनके अंदर जो योग्यता का जो विकास हो रहा है, वो आप देखिए विकास का। मगर इसको जिस तरीके से सरकारीकरण किया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये गलत है। आप नए स्कूल ला रहे हैं, अच्छी बात है। जो पुराने स्कूल हैं उन स्कूलों को भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। स्कूल तो खुले, इसमें कोई बात नहीं। DAV स्कूल जो पहले बने थे उस पर क्या है आज की स्थिति? उसकी ठीक नहीं है। रमन सिंह सरकार के समय DAV स्कूल से टाई अप होता है स्टेट गवर्नमेंट का जी, और उनकी भी मंशा थी कि गांव के अंदर बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा मिलना चाहिए और एक अच्छी शिक्षा मिले। इसको लेकर एक विद्यालय DAV स्कूल का चालू किया गया, मगर आज आप देखिए उसकी स्थिति क्या है। जी,
वो जो टीचर्स हैं, उन टीचरों को वो जो वेतन का प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उनको जो केंद्रीय वेतनमान तो मिल नहीं रहा है, और राज्य का जो वेतनमान है वो भी ढंग से मिल नहीं रहा है। तो वो जब टीचर परेशान है तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। और स्कूलों के अंदर जो दूरस्थ स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो बेहतर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। आपके पास एक ऑलरेडी डीएवी स्कूल है, आत्मानंद स्कूल है, फिर ये पीएम श्री के नाम से स्कूल खोलने की ज़रूरत क्या है। जी जी। कुसमुंडा क्षेत्र के एक खबर है, एससीएल पर ग्रामीणों का आरोप है। एससीएल पर तो ग्रामीण आरोप लगाते ही रहते हैं। अनुमति 1100 के लिए और 5000 पेड़ काट डाले। नहीं, ये तो अगर शिकायत है तो जांच होनी चाहिए। जी जी। कि ऐसा अगर एससीएल ने किया है तो ये तो गलत बात है। एससीएल के ऊपर कोई अंकुश भी नहीं है। जी। एससीएल हो सकता है ऐसा कर भी दिया हो। जी जी। और अभी एक प्रक्रिया होती है, पूरी पर्यावरण की स्वीकृति होती है, वन विभाग के निर्देश मतलब दिशा निर्देश पे सारा जो पेड़ कटाई का काम होता है। तो अगर ज़्यादा पेड़ कटे हैं तो इसमें वन विभाग भी दोषी है कि वन विभाग के देख रेख में सारा कुछ होना चाहिए। और अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो एससीएल के साथ साथ वन विभाग पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ग्रामीणों का आरोप अगर है ऐसा तो इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप कोयलांचल क्षेत्र से बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, वहाँ जो समस्या है, भू स्थापितों की समस्या है, आए दिन आंदोलन हो रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरता जब वहाँ पर आंदोलन नहीं होते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ 1983 से, जी जी, जब से खदान अपना स्वरूप में आगे बढ़ा, गेवरा हो, दीपका हो, कुसमुंडा हो, तो आंदोलन का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1984-85 के लोगों के नौकरी का प्रकरण आज भी लंबित है। जी। तो ये तो एससीएल की जो नीति है ये सही नहीं है जी। और जो गांव के लोग हैं उनका आक्रोश इस बात को लेकर है कि उनकी ज़मीनें जब लेनी होती है तब तो जिला प्रशासन भी, एससीएल के अधिकारी भी उन्हें लोक लुभावन बातें बताते हैं, उनको लाभ दिखाते हैं, और उसके बाद जब ज़मीन उनकी ले ली जाती है, लेने के बाद से वो चक्कर लगाते हैं और उनके जो प्रकरण लंबित है वो लंबित ही पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं। तो नौकरी के जो प्रकरण हैं इसको बड़ी प्रमुखता से एससीएल को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस आंदोलन का, जो जड़ में बात है जी, वो एससीएल जब तब जागता है जब बिल्कुल खदान मुहाने पर पहुँच जाता है। तो आग लगते ही कुआं खोदने की कोशिश की जाती है। जी। आपको इसकी तैयारी अगर मान लो, जैसे आज अभी हरदी बिहार को लेना है, रलिया के और आगे गाँवों को लेना है, भिलाई बिहार को लेना है, तो आपके पास क्या नीति है? आप इसको जब आपको पता चल गया कि हमारे खदान का विस्तार इतना ज़्यादा उत्पादन का टारगेट दिया जा रहा है कि ये बहुत जल्दी खदानें आगे बढ़ रही हैं, तो अगर इनको तो पता है अच्छी तरीके से एससीएल के अधिकारी को कि आने वाला 10 साल में 20 साल के बाद ये खदान कहाँ पहुँच जाएगा। जी जी। तो आज ही आप उस गांव के को एक्वायर करके सारी प्रक्रिया क्यों नहीं कर लेते ठीक ठाक? जब खदान पहुँच जाएगा भिलाई बिहार, तब भिलाई बिहार के बारे में सोचोगे आप, तो असंतोष पैदा होता है। और गांव के लोगों की मांग जायज़ है, मैं उनके मांगों का समर्थन करता हूं, क्योंकि उन लोगों का नौकरी का, पुनर्वास का, मुआवजा का जो प्रकरण है बहुत पुराना प्रकरण है और इसका कोई ठोस निराकरण एससीएल करना चाहिए। बार बार वादे तो करता है मगर करता नहीं कुछ। कुल मिलाकर जो एससीएल के उच्च पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं, ये लोग 3 वर्ष के लिए आते हैं और अपना समय बिताते हैं, प्रोडक्शन दिखाते हैं और चले जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खदान, अभी तो 10 पूरे विश्व के 10 खदानों में से एक, दुनिया की सबसे बड़ी खदान गेवरा बन गई। जी जी। तब फिर ऐसा समस्या है, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग है, उनसे आप लोगों की चर्चा तो होती होगी इस मैटर पे। देखिए, जब जो अधिकारी वर्तमान समय में आता है और उसको पता है कि मुझे काम करना है, तो उसके लिए तो समस्या बहुत गंभीर होता है और वो उसके लिए निराकरण में काम तो करता है। मगर जो पिछले अधिकारी चले गए, जो समस्याओं को बढ़ा के चले गए, या आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाए वर्तमान अधिकारी, तो ये तो है बिल्कुल सही कि वो आते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। उनका टोटल टारगेट कोयला खदान के अधिकारियों का जो, और ख़ासकर चाहे वो सीएमडी साहब हों, चाहे उनके ऊपर के चेयरमैन साहब हों, उनका तो एक ही मकसद है कि कोयला का उत्पादन। जी जी। ये कोयला का उत्पादन होना चाहिए, बाकी समस्याओं का समाधान अगर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। ये टारगेट को लेकर चलते हैं और फिर रिटायर होकर चले जाते हैं, समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात करते हैं। कुछ ही समय क्षेत्र अवशेष हैं नगरीय निकाय चुनाव को आने में। पिछली बार अप्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्ष चुने गए, इस बार क्या राय है, क्या कहते हैं आप, क्या हो सकता? नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हम डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे अध्यक्ष का जी, और पूरी संभावना है कि अध्यक्ष का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। तो देखते हैं, अभी तो कोई इन दोनों में अंतिम क्या निर्णय नहीं क्या है। है, कौन सा फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है, क्या राय है आप लोग की? देखिए, चुनाव तो डायरेक्ट होना ही ज़्यादा उचित लगता है मुझे भी, जी जी इसलिए कि जिस जनप्रतिनिधि को चुनना है जनता को, जो अपने अध्यक्ष के रूप में उसका काम देखना चाहती है, तो वो डायरेक्ट उसको चुने। जी जी और वो तो पार्षद को चुनने के बाद पार्षद अगर अध्यक्ष को चुनते हैं तो हो सकता है कि जनता जिसको नहीं चाह रही वो भी अध्यक्ष बन के आ जाता है। जी 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 तो डायरेक्ट इलेक्शन होने में कोई नुकसान है नहीं, होना चाहिए। खरीद फरोख्त का मामला भी बढ़ जाता है इसके। खरीद फरोख्त का मामला बढ़ जाता है, कम योग्यता के लोग पैसा के और प्रभाव में आगे आ जाते हैं। आम जनता को चुनने का अवसर अध्यक्ष नहीं मिलता, जी। वो पार्षद चुनती है सिर्फ। जी तो अध्यक्ष का अवसर मिलना चाहिए चुनने का, अच्छा कदम है। फिर से रेलवे ने जो है 29 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये लगातार पिछले कई समय से हम लोग इस बात झेल रहे हैं कि ट्रेन का टिकट कर दिया जाता है, बुकिंग हो जाता है, एंड टाइम पे पता चलता है कैंसिल हो गया। अभी आपने कुछ दिन पहले भी इस विषय पर चर्चा किया था। जी, हमने अभी और- लगातार इस पे चर्चा हो रही है क्योंकि लगातार ट्रेन कैंसिल हो रही है। तो ये तो एक मजाक बन गया है। जी। अब ट्रेन में सफ़र करने वाला व्यक्ति तब तक आश्वस्त नहीं होता जब तक ट्रेन में बैठ नहीं जाए, जी। क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रेनें जिस तरीके से कैंसिल हो रही हैं, किसी भी समय, मैं तो देखा हूँ बहुत सारे लोगों को स्टेशन में पहुँचने के बाद ट्रेन आने के कुछ देर पहले अनाउंसमेंट होता है कि गंतव्य स्थल तक जाने वाली ट्रेन स्थगित हो गई है। जी, जी। अब आप परिकल्पना करिए कि वहाँ जो यात्री हैं, जो इनको जाना है, जो वो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जी 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 तो ये तो बहुत ही गलत है। अश्विनी वैष्णव जी को जब से संभाला है इस रेल मंत्रालय के पद को, तब से ये रेल मंत्रालय मजाक बन गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं, और अगर ट्रेन चल भी रही है तो गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल टाइम से चले। अक्सर ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो इस पे तो कांग्रेस को भी या विपक्ष के लोगों को भी दबाव बनाना चाहिए कि कम से कम जो आम जनता की सवारी है और आम जनता जिस पे चल के और राहत महसूस करती है, वो एक सुविधाजनक तरीके से चलना चाहिए। अगर कैंसिल करना आवश्यक है तो कम से कम 3 दिन पहले उसको बताना चाहिए कि 3 दिन पहले ट्रेनें कैंसिल होंगी, और इतनी ज़्यादा तादाद में ट्रेन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जी जी अभी तो त्योहारों का समय आ रहा है, त्योहारों के समय में भी इस तरीके से अगर होगा तो आम आदमी तो परेशान हो जाएगा, जाएगा किस दिन। मेमू भी पिछले कई दिनों से जो है कैंसल है। गेवरा रोड से जो चलती थी रायपुर तक, ये जो व्यापारी वर्ग के छोटे व्यापारी जिनको कम पैसों में जो है रायपुर आना जाना हो जाता था, वो भी पिछले कुछ समय से बंद पड़े हुए। गेवरा रोड स्टेशन वैसे भी अब मुझे लगता है रेलवे को न सिर्फ माल गाड़ी के लिए रखना चाहिए, हाँ, और मालगाड़ी स्टेशन हो गया वो। जी जी और जो कोरबा से जो ट्रेन की सुविधाएं हैं, जो छोटी मोटी सुविधाएं थी, वो भी बंद कर दी गई। जी जी माननीय हमारी सांसद ने इस बात को प्रमुखता से उठाया, रेल मंत्रालय के पास भी रखा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अक्सर बयान देते रहते हैं कि हमने बात की। अरे बात आपने किया तो चल क्यों नहीं रही ट्रेनें? जी ट्रेन का परिचालन जो है वो उसको सही किया जाए। क्या हर मामले में जनता को ही आगे आना होगा? जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि वो आम जनता के ख्याल करें, और ऐसी सुविधाएं, खासकर कोरबा की जो रेल सुविधा है, जो रेल सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये बहुत ही दुखद है कि यहाँ रेल सुविधाओं के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी तो आप लोग की सरकार, आप लोग विपक्ष में है, तो आप लोग इस आवाज़ को उठाइए। नहीं, हम सांसद महोदय तो लगातार उठा रही हैं, संसद में भी उठाया उन्होंने, और अभी रेल मंत्रालय के निर्देश पर जो डीआरएम से चर्चा हुई थी, उसमें भी जो कमलेश यादव जी खुद गए थे, जी जी सांसद महोदय के प्रतिनिधि के तौर पर, उन्होंने भी बड़ी प्रमुखता से बात को उठाई थी। बात तो उठाया जा रहा है, मगर इस पे अमल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए लगता है कोई बड़ा आंदोलन अब करना होगा और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में आजकल लगातार जो है हाथियों का विचरण हो रहा है। प्रशासन इसको लेकर बहुत परेशान है। फसल का नुकसान हो रहा है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से हाथी अचानक अभी तेजी आ गई है, जी जी खासकर कटघोरा वन मंडल में, और कई लोग मारे गए। अभी रलिया में
और आसपास के गांव में भी हाथी का आगमन हो गया था। एक महिला की मौत हो गई हाँ, थी। कई हुए। उसके बाद कई जानवर मरे थे, को मार दिया था उसने। और अभी लगातार हाथी इस एरिया में देखे जा रहे हैं। वन विभाग का जो अमला सिर्फ जब हाथी की खबर मिलती है तब वो माइक लेके पहुंचता है और बोलता है भैया आप लोग घर से मत निकलिए, हाथी आ गया है। जी। अरे भाई ये काम है वन विभाग का क्या? जी। वन विभाग का तो काम हाथी आने के पहले सूचना होनी चाहिए जी, पहले से होनी चाहिए कि हाथी आ रहा है। और खासकर जंगल में निगरानी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए वन विभाग की। मुझे लगता है वन विभाग के कर्मचारी भी डर के मारे जाते नहीं हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। मरने के बाद अगर वो आप अनाउंसमेंट करा रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। वन विभाग का पूरा दोष है इसमें। हाथियों का ये एक बड़ी समस्या बन गई है। हाथी कॉरिडोर जो बनाया कांग्रेस का राज में बनाने की परिकल्पना की गई थी, उस कॉरिडोर का क्या हुआ? एक ऐसा एरिया कर दिया जाए जिस एरिया में ही हाथी रहे, आम जनता तक पहुँचे ना वो। तो ऐसा एक एरिया बनाने की ज़रूरत है और वन विभाग को जागरूक होकर काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा और इससे हत्याएं हो रही हैं। अब लोग मारे जा रहे हैं, हाथी जब चाहे तब देखो कहीं भी दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इक्का दुक्का हाथी नहीं, 22 23 के झुंड में घूम रहे हैं। जी। बड़ी विकराल स्थिति है। तो वन विभाग की जब बात की जाए तो बाकी जो प्रशासनिक जो विभाग रहते हैं उस पर लोगों की कड़ी नज़र रहती है, वन विभाग पर थोड़ा लोगों की नज़र नहीं रहती, जिसकी वजह से पेड़ की अवैध कटाई और बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी बिल्कुल सही कहा आपने कि वन विभाग एक छुपा हुआ विभाग है। जी। जिस विभाग को डायरेक्ट जनता तक का निगाह नहीं पड़ता और ना प्रशासन का भी निगाह पड़ता है। जी। इसका फ़ायदा उठाकर ये लोग जो है बिल्कुल सुस्ती से काम कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है, चाहे जो जंगली जानवर हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी है खासकर वन विभाग की, जो अपनी जिम्मेदारी इसको ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा वन विभाग। इसके लिए जिला प्रशासन को कड़ाई से इन पर काम करना चाहिए और वन विभाग को भी थोड़ी अपनी भूमिका निभानी चाहिए जनता के हित में। तो ये थी आज की हेडलाइंस। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद थे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए एशियन ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।